तो मैंने तय कर लिया कि मुझे अपना घर इस एसी ब्लॉक से ही बनाना है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स है कि इस एसी ब्लॉक के कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। तो एक बार गुरुजी को बुलाते हैं और पूरे डिटेल में समझते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है और इसको लगाते समय क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए बुलाते हैं गुरुजी को। गुरुजी! क्या हुआ पांडे जी? अरे गुरुजी, ये एसी ब्लॉक के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी भी सबके मन में। कोई दिक्कत नहीं है, पहले वीडियो में उसके एडवांटेज और उसके यूसेज के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में ये बात करते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है और क्या क्या चीजों का अपन लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है पांडे जी, बच्चों के साथ आओ, पूरे इंजीनियर्स के साथ अपन लोग आज पूरी प्रॉब्लम को जानते हैं। सबसे पहले एसी का आप लोग को अभी तक फुल फॉर्म पता होगा। पांडे जी आपको भी पता होगा क्या है फुल फॉर्म? अरे गुरुजी हाँ, ये तो पता ही है, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट। बिल्कुल, ये तो आप लोग को भी अभी तक पता चल गया होगा। ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट का मतलब क्या हो रहा है कि उसमें एयर इंट्रोड्यूस की है, इसी को अपन लोग बोलते हैं फॉर्म कंक्रीट। फॉर्म कंक्रीट में क्या हो जाता है, ये खासियत होती है, ये बहुत हल्का है। ये एडवांटेज आप लोग अभी तक जान चुके हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एयर है। एयर है तो इसका मतलब एयर इंट्रैप्ड है, तो उसके कारण ये एकॉस्टिक के लिए, साउंड एब्जॉर्बेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ थर्मल इंसुलेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। परंतु इसकी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें स्ट्रक्चर मतलब लोड बियरिंग के कैपेबल नहीं होता। यहाँ पर इसको यूज़ कहाँ करना है, इसको वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पर आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन जीरो, मतलब इसके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। ये लोड बियरिंग के लायक नहीं है। और ये लोड बियरिंग के लायक क्यों नहीं है? इसका नॉर्मल स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है 3.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कहीं अपन लोग रेड ब्रिक का कंपेयर करें, जनरल रेड ब्रिक का होता है 7.5 किलोन्यूटन, लगभग 50% से कम हो जा रहा है स्ट्रेंथ। अब ये 50% से कम हो जा रहा है इसका स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको अपन लोग को जहाँ जहाँ उसको लोड सहना है वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। परंतु इसके यूजेस कहाँ क्या हैं और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। अब सबसे पहले कभी भी ये साइड में आ रहा है तो इसको रखते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टैकिंग कैसे करते हैं? नॉर्मल ईंटे को आप डायरेक्ट फेंक भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु इस ईंटे को नॉर्मल कहीं प्रॉपर इस तरीके से अरेंज नहीं हुआ है तो ये दिक्कत में दे सकता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हिस्सा आ जाता है जब अपन लोग इसको साइड से लेके आए हैं। अब इसके बाद कहीं साइड में अपन लोग को चिजल काटना है, किसी भी चीज़ के लिए इसको शेप में, अलग शेप में लाना है। आपकी जगह कम जगह बचा है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, तो इसके ये हथौड़ा या फिर छेनी का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, हैक्सॉ यूज़ करना है या फिर कटिंग मशीन यूज़ करनी है इस तरीके से। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइड में ये जब आता है, साइड में आता है तो अपन लोग नॉर्मल ब्रिक के साथ क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले उसका क्यूरिंग करते हैं, उसको पानी में डुबा के रखते हैं। परंतु यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, इसको पानी में नहीं डुबा के रखना है। अब ये डुबा के क्यों नहीं रखना है उसको भी समझते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है आपको भी पता है। 28 दिन में सीमेंट की स्ट्रेंथ आती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ आती है, तो इसको भी 28 दिन तक स्ट्रेंथ के लिए अपन लोग रखते हैं। उसके बाद 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक इसको ड्राई किया जाता है, जिससे ड्राई श्रिंकेज और जितने भी क्रैक्स हैं उसको ओमिट कर चुके। ये अपन लोग को नहीं करना, ये मैन्युफैक्चर को करना है। परंतु अपन लोग को कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मैन्युफैक्चर ने किया है कि नहीं? इसके लिए आता है मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट रिपोर्ट, MTC अपन लोग जनरली बोलते हैं, कि वहाँ से अपन लोग को ये पता चल सकता है। आप मैन्युफैक्चर से मांग सकते हो कि ये कब बना था और कितना इसकी स्ट्रेंथ आ चुकी है। क्योंकि कहीं अपन लोग ने जैसी बना उसने क्यूरिंग कर ली और तुरंत भेज दिया तो क्या होगा, ड्राई श्रिंकेज आ सकता है। तो इस चीज़ का अपन लोग को ध्यान रखना है। और कोई भी मैन्युफैक्चर से आप बात करोगे तो वो आराम से आपको उसका टेस्ट रिपोर्ट दे देगा। अब इसकी पॉलीमर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कहीं अपन लोग इसमें प्लास्टर लगा रहे हैं, मोटार लगा रहे हैं, तो वो कौन सा मोटार होना चाहिए? इसमें मोटार यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मोटार अपन लोग को जनरली अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल कॉन्क्रीट मोटार, अपन लोग सीमेंट मोटार जो यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें पॉलीमर बेस्ड एडिटिव का यूज़ करना चाहिए, जिससे स्ट्रेंथ ज़्यादा आ सकती है और उसकी थिकनेस सिर्फ 3 mm तक ही रखने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें ये भी चीज़ ध्यान देते हैं अपन लोग, मोटार के साथ प्लास्टर भी करना रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है प्लास्टर की। क्यों? क्योंकि आपके एसी के ब्रिक में प्लास्टर जल्दी से छोड़ देता है। परंतु इसको छोड़ता क्यों है? क्योंकि अपन लोग नॉर्मल प्लास्टर जैसे 12 इंच का होता है, 14 इंच का होता है, 15 इंच का भी बोल दे तो उतना मोटा करने लगते हैं। परंतु यहाँ पर अपन लोग को इतना मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल प्लास्टर के बदले जिप्सम प्लास्टर का यूज़ करेंगे तो और अच्छा है। जिप्सम प्लास्टर के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनने वाला है, कमेंट आप लोग कर लीजिए, बिल्कुल कुछ दिनों में ही बन जाएगा, कहीं आप लोग कमेंट करते हैं तो। अब ये जिप्सम प्लास्टर की खासियत क्या होती है, और ये खासियत होती है साथ ही साथ इनर कहीं अपन लोग वॉल हो रही है तो वहाँ पर जिप्सम प्लास्टर यूज़ करना चाहिए। अब जिप्सम प्लास्टर यूज़ करते हैं तो जिप्सम प्लास्टर और अपनी एसी ब्लॉक की डेंसिटी लगभग पास होती है। उसके कारण क्या होता है, जब थर्मल एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब गर्मी आई थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, ठंडी आई थोड़ा सा फैलने लगेगा, तो इन दोनों टाइम में इसका सेम एफिशिएंसी हो उसके लिए वो मटेरियल बहुत अच्छा है। अब जब इनर में यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 6 mm रख सकते हो, 8 mm रख सकते हो, और किसी भी केस में 10 mm से ज़्यादा इनर में मत रखना। आउटर के केस में भी यही है, 15 mm से ज़्यादा कहीं पर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जिप्सम प्लास्टर यूज़ कर रहे हो या नॉर्मल प्लास्टर यूज़ कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं साइड में इसको जब रखते जाते हैं, एक लेयर में रखेंगे, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर,
छठवां लेयर से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं करना है। अरे भाई, हर चीज़ की काम की लिमिट होती है ना, उसी तरह से इसको एक दिन में कास्ट करना है तो 6 लेयर तक, उसके ऊपर नहीं करना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपन लोग को एक सील बैंड या फिर 6 के बाद आपको एक रनर या फिर बैंड की कंक्रीट बैंड देने की ज़रूरत है। अब ये कंक्रीट बैंड क्या होता है, जो 6 होते हैं ना, लगभग 1.2 मीटर के आसपास आ जाते हैं, तो हर 1.2 मीटर के बाद ये बैंड प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। स्ट्रेंथ हाई हो जाती है तो क्या हुआ, आपके क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट मतलब जहाँ वॉल पे कॉलम ज्वाइंट हो रहा है, वॉल से बीम ज्वाइंट हो रही है, वहाँ पर आपको मैश देना है। और मैश आपका किसी भी तरह से हो सकता है, फाइबर मैश हो सकता है या फिर स्टील मैश हो सकता है। उससे आपके क्रैक आने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। इसके बाद कहीं पर भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए अपन लोग छेदा कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी छेदा करते समय या पूरा लाइन देते समय, गैप देते समय आपको ये ध्यान देना है, इसमें भी हैमर का यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कटिंग सॉ, जिससे वो आसानी से कट हो सके और प्रॉपरली आपको चीज़ें मिल सके। और जिन लोग घर में इसको लगा चुके हैं उन लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जब खीला ठोकोगे, फोटो लगाना है, कुछ लगाना है, उसके लिए खीला ठोकोगे तो उस समय भी ड्रिल मशीन का यूज़ करना है, हैमर का नहीं। क्यों? क्योंकि हैमर से ये लोड पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और वहाँ पर क्रैक डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। अब इसके साथ साथ और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, इसकी वॉल की रनिंग लेंथ, यहाँ से यहाँ तक अपन लोग ने वॉल रखी है तो ये रनिंग लेंथ 6 मीटर से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। जनरली कहीं 6 मीटर से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं, हर 4.5 मीटर के बीच में एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये कॉलम आपके लिए किस लिए, जिससे आपके वॉल सेपरेट हो सके और वहाँ पर श्रिंकेज नहीं आए। अब एक और चीज़ का आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये क्या बोलते हैं, कोई सी भी वॉल हो, एसी वॉल हो या फ्लाई ऐश की ब्लॉक हो या जेड ब्रिक की वॉल हो, इन सब में क्रैक आ जाता है। कहीं आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किया है। क्यों? सेटलमेंट होगा तो दिक्कत होगी। अब एक और बात, दिक्कत ना हो उसके लिए एक चीज़ और ध्यान देंगे कि सेटलमेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सेटलमेंट हो तो प्रॉपर हो, कि पूरे जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके लिए क्या करना है, जब अपन लोग फिलिंग करते हैं, बैक फिलिंग कर रहे हो या फिर कोई सी भी फिलिंग कर रहे हो, वहाँ पर कॉम्पैक्शन प्रॉपर हो तो उसके कारण जब भी सेटलमेंट के चांसेस कम हो सके। ये सब चीज़ों के पॉइंट का आप ध्यान देंगे तो आपके घर में एसी में क्रैक आने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बनिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।